सुनीता की शादी के 2 दिन बीत गए हैं। नया ससुराल उसे अच्छा लगने लगा है। इन 2 दिनों में उससे सभी ने प्यार से बात की है और उसका पति सुनील तो उसके प्यार में दीवाना है। सुनीता अपने सपनों की जिंदगी जी रही है, लेकिन रात को उसका पति उससे कहता है, सुनीता 2 दिन हुए हैं हमारी शादी को। तुमने अभी तक रसोई में कदम नहीं रखा। बोजी नया नया घर है ना, इसलिए सब कुछ समझने में कुछ समय लग रहा है। मैं बहुत जल्द रसोई में जाऊंगी, आप चिंता मत कीजिए। बहुत जल्दी नहीं, तुम कल ही रसोई में जाओगी और नाश्ते में चौमीन बनाओगी। तुम्हें हम जिस दिन देखने गए थे उस दिन तुमने चौमीन बहुत अच्छी बनाई थी। तुम बस वही बनाना, ठीक है? ये सुनकर सुनीता घबरा गई। वो मन ही मन सोचने लगी, अरे अब क्या बोलूं इन्हें, इन्हें क्या पता मुझे खाना बनाना ही नहीं आता। सुनीता उसी दिन के बारे में सोचने लगी। असल में उसने खाना बनाना कभी सीखा ही नहीं था, लेकिन उसकी माँ ने उससे कहा, आज तुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं, अगर वो तुझसे खाना बनाने के बारे में पूछे तो तू उनसे कहना कि तुझे सब कुछ बनाना आता है। ठीक है माँ। सुनीता सज धज कर लड़के वालों के सामने बैठ गई। सुनीता की माँ ने रेस्टोरेंट से खाना मंगाकर उनके सामने रख दिया। तब बिमला ने कहा, अरे बाप रे, इतना सारा खाना। हाँ जी, ये सब कुछ मेरी बेटी ने अपने हाथों से बनाया है, खाकर तो देखिए। रेस्टोरेंट की चौमीन बहुत अच्छी थी। चौमीन खाकर सभी सुनीता की तारीफ करने लगे। वाह, चौमीन तो बहुत स्वादिष्ट है। मुझे भी चौमीन बहुत पसंद है। हाँ बेटा, अब तुझे हर रोज चौमीन खाने को मिलेगी, बस एक बार शादी हो जाए। और शादी हो भी गई और सुरेश चौमीन खाने के लिए जिद करने लगा। अगले दिन सुबह सुनीता नींद से उठी और उसकी जेठानी ने उससे कहा, सुनीता जल्दी से रसोई में जाओ और हमारे लिए चौमीन बना के लेकर आओ। देवर जी कब से इंतजार कर रहे हैं। हाँ सुनीता, जल्दी से चौमीन बनाओ, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। सुनीता घबरा गई। वो रसोई में चली गई और अपनी माँ को फोन किया। क्या बात है बेटी, सुबह सुबह फोन क्यों किया, सब कुछ ठीक तो है ना। नहीं माँ, सब कुछ गड़बड़ हो गई। ये लोग मुझे चौमीन बनाने को कह रहे हैं। आपने उस दिन झूठ क्यों बोला था। झूठ नहीं बोलती तो तेरी शादी कैसे होती। तुझे खाना बनाना नहीं आता है, ये लोग तुझे कैसे अपनाते। अब तो मैं भुगत रही हूँ ना माँ, अब मैं चौमीन कैसे बनाऊँ, आप ही बताइए। बहुत आसान है बेटी, पहले पैकेट से चौमीन को निकालकर पानी में उबाल ले, फिर उसके बाद सब्जियों को तेल में फ्राई कर ले। उसके बाद तभी वहां सुनीता की सांस आ गई। सुनीता को फोन काट देना पड़ा। क्या बात है बहू, चौमीन बना रही हो ना, बनाओ बनाओ, मेरे मुंह में पानी आ गया है। क्या जबरदस्त चौमीन बनाई थी तुमने उस दिन। धन्यवाद माँ जी, लेकिन क्या तुम्हें कुछ मदद चाहिए क्या। नहीं नहीं, मदद की जरूरत नहीं है माँ जी, मैं कर लूंगी। ठीक है बहू, अब जल्दी से बनाओ। ये कहकर सुलेखा वहां से चली गई। सुनीता ने फोन की ओर देखा तो फोन की बैटरी खत्म हो चुकी थी। अरे यार, ये भी कोई टाइम है बैटरी खत्म होने का। माँ ने क्या कहा था, चौमीन को पानी में उबालना पड़ेगा। हाँ, मैं वही करती हूँ। सुनीता के पसीने छूटने लगे थे, लेकिन सुनीता ने हार नहीं मानी। उसने पैकेट से चौमीन निकाली और उबलते हुए पानी में डाल दी। जब तक चौमीन उबल रही है मैं सब्जियां काट लेती हूँ, गाजर, बीन्स और प्याज। हाँ। इतना तो पता ही है मुझे। सुनीता गाजर काटने के लिए तैयार हो गई। उसने एक हाथ में गाजर को पकड़ा और एक हाथ में चाकू को पकड़ा। वो जैसे ही गाजर को काटने गई, उसके हाथ से गाजर फिसलकर बर्तनों से टकरा गई। बर्तन गिरने की आवाज सुनकर सावित्री और बिमला वहां आ गईं। क्या हुआ बहू, क्या हुआ, बर्तन कैसे गिर गए। तू ठीक तो है ना सुनीता। हाँ। मैं ठीक हूँ, वो कुछ नहीं, बर्तन में हाथ लग गया था, बर्तन नीचे गिर गए। आप चिंता मत कीजिए, आप लोग बाहर जाकर बैठिए, मैं चौमिन बनाकर लाती हूँ। बिमला और सावित्री वहां से चली गई। सुनीता बहुत मुश्किल से गाजर काटने लगी। गाजर को उसने मोटा मोटा करके काट लिया। उसके बाद उसी तरीके से उसने बीन्स को भी काट लिया। लेकिन उसके बाद जब वो प्याज काटने लगी तो उसके तोते उड़ गए। प्याज काटने की वजह से उसकी आंखें जलने लगी। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। ये क्या हो रहा है मेरे साथ। इससे अच्छा तो मैं शादी से पहले खाना बनाना सीख लेती। मुझे घर जाना है, माँ मुझे ले चलो। लेकिन अब रो के क्या फायदा, शादी तो हो गई है ना, काम तो करना ही होगा, खाना भी बनाना ही होगा। यही सब सोचकर सुनीता चौमिन बनाने में लग गई। प्याज काटने के बाद उसका ध्यान उबलते हुए चौमिन पर गया। इतनी देर से उसने चौमिन पर ध्यान ही नहीं दिया था। उसने देखा कि चौमिन ज्यादा पक गया है। अरे ये क्या, ये चौमिन तो चौमिन जैसा रहा ही नहीं, ये तो खीर जैसे बन गया है।
हे भगवान, मैं किसी काम की नहीं हूँ, मेरा क्या होगा। तभी बाहर से सुनील चिल्लाया, सुनीता, और कितनी देर लगेगी? मुझे काम पर भी जाना है। लाती हूँ, बस 5 मिनट दीजिए। सुनीता ने जैसे तैसे करके उस चाउमीन में ही ऐसी सारी सब्जियों को मिला दिया और उसने बिना मसाले के ऐसे तेल में तल दिया और उससे जो चीज बनी उसे देखकर सुनीता खुद ही उल्टी करने लगी। ये तो दिखने में बिल्कुल गोबर जैसा है, हे प्रभु आज मुझे बचा लो। चाउमीन को लेकर सुनीता बाहर आई और खाने के टेबल पर रख दी। उसके दिल की धड़कन बढ़ने लगी। अरे वाह, क्या चाउमीन बनाई है तुमने? हाँ बहू, दिखने में तो बहुत सुंदर है, पता नहीं खाने में कितनी स्वादिष्ट होगी। चलिए माँ जी, शुरू करते हैं। तीनों चाउमीन खाने लगे। सुनीता के दिल की धड़कन तेज हो गई। कैसी बनी है चाउमीन? बहुत स्वादिष्ट, तुम भी खाओ। रुको, मैं तुम्हें अपने हाथों से खिला देता हूँ। सुनील ने अपने हाथों से सुनीता को चाउमीन खिलाई और वो चाउमीन खाते ही सुनीता को अपनी नानी याद आ गई। उसी समय उसने उस चाउमीन को थूक दिया। थू थू थू, ये तो बकवास है, कैसे खा रहे हो आप लोग, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे चाउमीन बनानी नहीं आती, मुझे कुछ भी बनाना नहीं आता। माँ ने उस दिन झूठ बोला था ताकि मेरी शादी हो जाए, मुझे माफ कर दीजिए। और वो तीनों हंस पड़े। हमें पता है बहू कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता है। क्या आप लोगों को पता है? लेकिन कैसे पता चला? उस दिन तुम्हारे मेके से लौटते वक्त हमने डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट से चाउमीन ले ली थी। खाने के बाद हमें बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आया। तब हमें पता चला कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता है। तो फिर आपने मुझसे शादी क्यों की? बहू, खाना बनाना जरूरी होता है, लेकिन उसे शादी से पहले ही सीखना पड़ेगा, ये किसने कहा? शादी के बाद भी सीखा जा सकता है। तुम हमें बहुत पसंद आई थी सुनीता, इसलिए हमने शादी के लिए हाँ बोल दिया था। आप लोग कितने अच्छे हो, मैं आज से ही खाना बनाना सीखूंगी। चलो सुनीता, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगी। सावित्री सुनीता को खाना बनाना सिखाने लगी। कुछ ही दिनों में सुनीता खाना बनाने में माहिर हो गई। सभी उससे बहुत प्यार करने लगे। वो बहुत स्वादिष्ट चाउमीन बनाने लगी और खुशी खुशी सबके साथ रहने लगी। ये देखो, ये महारानी यहाँ पूजा करने का नाटक कर रही है और वहाँ घर देखो कितना गंदा पड़ा है। पर माँ, मैंने तो पूरे घर में झाड़ू लगा दी है। अच्छा, ये लो, अब तो ये झूठ भी बोलने लगी। झाड़ू लगा दी है तो अंदर के कमरे में ये कागज के टुकड़े कहाँ से आए? हाँ, एक तो सारा दिन कोई काम नहीं करती, ऊपर से झूठ बोलना भी सीख गई है। उफ, मैं तो तंग आ गई इस लड़की से, न काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। इतना कहते ही लीला ने मीना के गाल पर एक जोरदार तमाचा दे मारा और फिर मीना रोते हुए घर से बाहर चली आई। मीना के घर से कुछ दूरी पर एक नदी बहती थी, जिसके पास ही एक पीपल का पेड़ था। मीना जब भी उदास होती या उसकी सौतेली माँ ललिता उसे मारती, तो वो इस पीपल के पेड़ के पास बैठकर खूब रोती। मीना की सगी माँ की मौत के बाद उसके पिता राजेश ने दूसरी शादी कर ली थी और लीला ने आते ही मीना पर जुल्म ढाना चालू कर दिया था। राजेश काम के सिलसिले में अक्सर घर के बाहर ही रहता था और बस इसी वजह से मीना का साथ देने वाला कोई नहीं था। मीना अपने ही घर में बिल्कुल अकेली हो गई थी। माँ, कहाँ चली गई तुम? ये नहीं माँ, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वो मुझे रोज मारती है और घर का सारा काम भी मुझसे ही करवाती है। माँ, तुम्हें तो पता है ना, मैं कभी झूठ नहीं बोलती। मैंने सच में सुबह सुबह ही पूरे घर में झाड़ू लगाई थी, पर वो तनु है ना, उसने मेरे झाड़ू लगाने के बाद जानबूझकर कागज के टुकड़े कमरे में फेंक दिए, मेरी मार बढ़वाने के लिए। तनु लीला की सगी बेटी थी। जब मीना की माँ ललिता की मौत हुई तब मीना बस 2 साल की थी। उसके बाद राजेश ने मीना की परवरिश के लिए ललिता से शादी कर ली, लेकिन राजेश लीला की सच्चाई से अब तक अनजान था। जब भी राजेश बाहर से घर आता तो लीला मीना से प्यार करने का नाटक करती। उन दिनों लीला को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि उसके मन में मीना को लेकर कितनी नफरत भरी है। उसने मीना को डरा धमका कर रखा था, इसलिए वो खुद अपने पिता से कभी कुछ नहीं कह पाई। हर बार की तरह उस दिन भी मीना उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर काफी देर तक रोती रही। रोते रोते फिर वो ऐसा सोई कि सीधा शाम को जाकर ही उसकी आंख खुली। मीना ने पूरे दिन कुछ नहीं खाया था, उसे बहुत तेज भूख लग रही थी।
वो सीधा अपने घर पहुंची और फिर आ गई। मुझे तो लगा था कहीं जाकर मर गई तू, लेकिन तू इतनी आसानी से कहाँ पीछा छोड़ेगी है। चल अब रसोई में जाके बर्तन धो। पर माँ मुझे क्या सुबह का थप्पड़ भूल गई क्या इतनी जल्दी? चल जल्दी कर, बर्तन पड़े हैं और कपड़े भी धुलने को पड़े हैं और भी बहुत सारे काम पड़े हैं। वो तेरी माँ आकर करेगी क्या? पर मेरी माँ तो आप ही हो। अच्छा तेरी इतनी हिम्मत, मुझसे जुबान लड़ाती है। इतना कहते ही एक बार फिर लीला ने मीना के गाल पर एक और थप्पड़ जड़ दिया। मीना की फिर कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हुई। उसने भूखे पेट घर के सारे काम किए और फिर बिना कुछ खाए ही सो गई। लीला अपनी सगी बेटी तनु का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी, जबकि मीना ने कुछ खाया या नहीं इसकी उसे कोई परवाह नहीं थी। फिर एक दिन, माँ वो मैदान में मेला लगा है, मुझे झूला झूलना है, मुझे ले चलो ना। हाँ हाँ क्यों नहीं मेरी बच्ची, शाम को पक्का चलेंगे। तनु की बात सुनकर मीना का भी मन हुआ कि वो भी मेले में जाए और वहाँ झूला झूले और चाट पकौड़ी खाए, लेकिन ये बात कहने की लीला से उसकी हिम्मत नहीं हुई। और फिर शाम को, सुन रही, मैं तनु को मेला घुमाने ले जा रही हूँ और घर से बाहर निकलने की कोशिश मत करना। और सुन, जब तक मैं मेले से वापस आऊँ सारे बर्तन और रसोई साफ हो जानी चाहिए, समझी कि नहीं? जी माँ। ललिता अपनी बेटी तनु को लेकर मेले में चली गई और उसके जाते ही मीना जोर जोर से रोने लगी। वो अपनी फूटी किस्मत को कोसते हुए अपनी माँ को याद करने लगी। फिर उसने उठकर सारे बर्तन और रसोई साफ की, सारे धुले कपड़े तय बनाकर जगह पर रख दिए। पर ललिता अभी तक घर नहीं लौटी थी। माँ और तनु अभी तक नहीं आई है। एक काम करती हूँ, मैं भी जाकर कुछ देर मेला देख आती हूँ, उनके आने से पहले वापस आ जाऊंगी। ऐसे भी मेरे पास झूला झूलने और चाट पकौड़ी खाने के लिए पैसे तो है नहीं, तो बस मेला देखकर ही वापस आ जाऊंगी। मीना थी तो एक बच्ची ही, मेला देखने का बहुत मन था उसका, तो वो घर पर ताला लगाकर मेला देखने चली गई। वहाँ पहुंचकर उसने देखा कि ललिता और तनु तो एक बड़े से झूले पे बैठकर बहुत मजे कर रहे थे। वो बेचारी वहीं छुपकर बस उन्हें देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। तभी एक बूढ़ी औरत मीना के पास आई। बेटिया एक बांसुरी खरीद लो ना। अरे बाम्मा, आपके पास तो कितनी प्यारी प्यारी बांसुरी है, जैसे कान्हा जी के पास होती है। पर मैं ये बांसुरी नहीं खरीद सकती। क्यों? ऐसा क्यों बिटिया? मेरे पास पैसे नहीं है अम्मा। अच्छा चलो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, तुम ये बांसुरी ले लो और जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएं तो मुझे दे देना। मैं यहीं पास में रहती हूँ। उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर मीना बहुत खुश हो गई। उसने उस बूढ़ी औरत से एक बांसुरी ले ली और वो वाकई में बहुत सुंदर थी। मीना उस बांसुरी को निहारने लगी और फिर जैसे ही उसने अपनी नजरें उठाई, वो बूढ़ी औरत वहाँ नहीं थी। वो जैसे ही उस बूढ़ी औरत को ढूंढने के लिए आगे बढ़ी, तभी उसने देखा कि ललिता और तनु घर की तरफ चल दिए हैं। ये देखकर मीना डर गई। वो भागकर घर पहुंची और ललिता के आने से पहले ही उसने उस बांसुरी को अपने तकिए के नीचे छुपा दिया। अगली सुबह जब लीला ने मीना को नदी से पानी भरने के लिए भेजा, तब मीना अपने कपड़ों में छुपाकर बांसुरी को भी अपने साथ ले गई। नदी के पास पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर मीना ने उस बांसुरी को बजाना शुरू किया। जैसे ही उस बांसुरी की आवाज हवा में घूमी, तभी एक सुंदर सी और बड़ी सी गाय उसके पास आकर खड़ी हो गई। मीरा आंखें खोलो बेटी। है कन्हैया, ये कैसा चमत्कार है? ये गाय यहाँ कहाँ से आ गई? और अभी यही बोली क्या? हाँ मेरी बच्ची, मैं ही बोली। मेरा नाम धेनु है। धेनु? हाँ, मैंने सुना है आपके बारे में, हमारे गांव के पंडित जी से। आप तो सबकी इच्छा पूरी करती हो ना? हाँ सही सुना है तुमने। आज के बाद से जब भी तुम इस बांसुरी को बजाओगी तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। बस ये ध्यान रहे कि मुझसे हमेशा अकेले में ही मिलना। अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मुझे चाट पकौड़ी खानी है और 20 रुपए भी चाहिए। बस 20 रुपए? हाँ, मुझे उन बूढ़ी अम्मा को देने हैं जिन्होंने मुझे ये बांसुरी दी। वो बूढ़ी अम्मा अब तुम्हें नहीं मिलेंगी। असल में वो तुम्हारी माँ संध्या थी, जो तुम्हें और रोते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए वो तुम्हें ये जादुई बांसुरी देने आई ताकि तुम इसे बजाकर मुझे बुला सको।
और फिर कभी न रो। धेनु गाय की बात सुनकर मीना की आंखों में आंसू आ गए। वो आसमान की तरफ देखकर अपनी माँ को याद करने लगी। तभी उसे कुछ याद आया। उसने धेनु गाय की तरफ देखा, लेकिन धेनु गाय अब वहाँ नहीं थी। तो मीना ने फिर से अपनी बांसुरी निकाली और आंखें बंद करके फिर से उसे बजाना शुरू कर दिया। और फिर अगले ही पल, आंखें खोलो मीना, मैंने आपको फिर से परेशान किया, उसके लिए माफ कीजिएगा। धेनु माँ, पर मैं क्या आपसे कुछ और भी मांग सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? मुझे मेरी माँ की तस्वीर ला दीजिए। मेरी नई माँ ने उनकी सारी तस्वीरें बहुत पहले ही जला दी। जैसे तुम्हारी इच्छा। अगले ही पल धेनु गाय ने अपने जादू से संध्या की एक बहुत ही प्यारी तस्वीर मीना को दे दी। मीना उस तस्वीर को सीने से लगाकर रोने लगी। अब उसे और कुछ नहीं चाहिए था। फिर धेनु गाय वहाँ से चली गई, लेकिन कहीं दूर आसमान में संध्या अपनी बेटी को देखकर आंखों में आंसू लिए मुस्कुरा रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि अब मीना की जिंदगी बदल जाएगी। आखिर अब मीना की जादुई बांसुरी जो उसके पास थी